कस्टमर सर्विसेज है। ये याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकती है वो सर्विसेज है। मसलन पानी की बोतल जो है ना, इस दुकान के ऊपर भी यही है, साथ वाली दुकान के पास भी यही है, ठीक। इसकी बॉटल्स बिक रही हैं, इसकी नहीं बिक रही। क्यों नहीं बिक रही? सर्विसेज। क्योंकि इस आदमी की सर्विसेज अच्छी हैं, लिहाजा ग्राहक उसके पास जा रहे हैं। दो दुकानें इकट्ठी होती हैं, एक दुकान के अंदर कोई शख्स नहीं जा रहा, दूसरे के सामने लाइनें लगी हुई हैं। कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है जो वो बेच रहा हो, आम मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। कोई ख़ास चीज़ नहीं है वो जो बना रहा है, हर चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कोई कमाल नहीं है। लेकिन एक साइड पे सर्विसेज अच्छी हैं, सर्विसेज अच्छी हैं, लोग उसके धड़ाधड़ उसके पास जा रहे हैं। और जिस जगह पे सर्विसेज अच्छी नहीं है वहाँ पे लोग नहीं जा रहे। जो फ़र्क है वो सिर्फ सर्विसेज का है। एक ब्रांड की गाड़ी ले लेते हैं आप, दूसरे ब्रांड की गाड़ी नहीं बिकती, सर्विसेज की वजह से नहीं बिकते। और वो सर्विसेज क्या चीज़ होती है, मैं कुछ फार्मूले आपको बताऊँगा। और ये दुनिया के अंदर कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उन सब ने एक एक पॉइंट उठाया हुआ है। वो पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरह दुनिया जो है वो अपने मामलात को चला रही है। सर, ये एक मोबाइल कंपनी थी, इसका नाम माइक्रोमैक्स है, और ये इंडिया के अंदर थी। इसने मार्केट को हैरान कर दिया था। ये जो दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ के ब्रांड्स बने हैं, वो इनिशिएट जो हुआ था वो इंडिया से हुआ था। इंडिया में एक बंदे ने कंपनी बनाई और उसने कमाल कर दिया। ये इस कंपनी का नाम माइक्रोमैक्स, ठीक। 2008 में ये बनी, 2008 में बनी। इसने मोबाइल फ़ोन्स का काम स्टार्ट किया। और मोबाइल आगे चल के बताऊँगा, बहुत सस्ता मोबाइल था, क्वालिटी बड़ी हाई थी। सस्ता था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। दो ही चीज़ें थी उसके पास, कि सस्ता है, क्वालिटी बहुत हाई। जैसे आप पाकिस्तान के अंदर आए एक बंदा, आईफोन टाइप वो आईफोन 16 दे दे, वही फीचर्स के साथ हैं, प्राइस रखे 22,000, और जो क्वालिटी हो वो आईफोन को मैच करती हो, तो आप ले लें। सारा पाकिस्तान वही इस्तेमाल करेगा, बजाय इसके कि वो 5 लाख का मोबाइल लें। वो अच्छा है 22,000 का मोबाइल लें, और फीचर्स और क्वालिटी वगैरह सारी वो है। तो किसको ज़रूरत है कि 5 लाख का लेगा? वो क्या करेगा? 22,000 का लेगा, ठीक है ना। तो इसने कमाल ये किया कि सस्ता मोबाइल और क्वालिटी हाई, और उसके बाद इसने मार्केट बड़ी तबाह करके रख दी वहाँ पे। और उस वक्त 2014 में सिर्फ 6 साल में पूरे इंडिया के अंदर 22% शेयर था इसका, 22%। यानी अगर 100 मोबाइल बिक रहे हैं तो 22 मोबाइल इसके बिकते थे, बहुत बड़ा शेयर है ये। और इसका जो कंपटीटर था उसमें सैमसंग था, जिसके सिर्फ 26% थे। यानी एक इंटरनेशनल ब्रांड जो है, जो वर्ल्ड लेवल का है, उसकी जो सेल है वो 26% है, और एक लोकल मोबाइल जो है उसकी 22%। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इंटरनेशनल ब्रांड जो, उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी होती है, उसके अखराजात कितने होते हैं, और वो क्वालिटी कॉन्शियस कितना होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख लें। और उसके मुकाबले में एक लोकल आदमी जो मोबाइल वहीं पे बना के बेची जा रहा है वो 22% है, तो सिर्फ 4% का फ़र्क था। तो इसने मार्केट को एकदम हैरान कर दिया, परेशान कर दिया बल्कि। और ये कहते हैं ना, बिलियंस कमा लें, दिनों में उस आदमी ने बिलियंस कमाए। लेकिन भाई एक दिन इस तरह हुआ कि क्रैश कर गया, अचानक गायब हो गया। अब किसी जगह है ही नहीं कि कंपनी बनी, डबल शाह बना, उसके वो गायब हो गया। तो गायब हो गया तो इंडिया बड़ी रिसर्च हुई इस पर कि अच्छा वाला तो काम चल रहा था, और उसने रीशेप कर दी पूरी मार्केट को, मल्टीनेशनल कंपनीज को हिला के रख दिया। सैमसंग, आईफोन तो उस वक्त इतना था ही नहीं, तो उससे सबको परेशान करके रख दिया। चला किधर गया? तो पता ये चला कि उसके अंदर ये 4 फॉल्ट आए थे, जिसकी वजह से वो ब्रांड डैमेज हो गया, ठीक। और उससे ये सबक लोगों ने सीखा कि अगर आपको काम कर रहे हैं तो आपके अंदर ये 4 गलतियां नहीं करनी आपने। ये 4 गलतियां जो है ना आपके ब्रांड को तबाह कर देंगे। लिहाजा इसलिए इसको केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। वो 4 गलतियां, सबसे पहले तो उसने ये देखा ही नहीं कि दुनिया के अंदर कस्टमर चेंज हो रहा है। दुनिया के अंदर कस्टमर चेंज हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, कि रोज़ एक मोबाइल फ़ोन की नई कंपनी आ रही है और वो नए फीचर्स लेके आ रही है। वो छोटा मोबाइल लेके आ रही है, स्क्रीन बड़ी कर रही है, टच स्क्रीन उसके अंदर आ गई हुई है। और दूसरा ये है कि डाटा प्रोसेसिंग जो है वो बड़ी तेज़ हो गई हुई है। उसके अंदर बिल्टन बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारे माइक्रोमैक्स में नहीं है। तो उसने उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। वो समझ रहा था यार देखो प्राइस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, बस चलता रहेगा। जबकि जो यूज़र है वो चेंज होता जा रहा था, यूज़र तो बदल रहा था, रोज़ ही चेंज हो रहा। तो उसके पास इतने ज़्यादा वैरायटी आ गई
कि अब उसके पास चूज़ करना ऑप्शन बन गया उसका कि यार ये देखो ये ले लेता हूँ मोबाइल, ठीक है माइक्रोमैक्स से 10,000 रुपये महंगा है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स कितने हैं, उसके फीचर्स कम, तो इसने वहाँ स्टिक कर दिया। इसने कहा जी छोड़ो, हमारा बिक रहा है ना, तो हमें तब्दील करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, पहला इसका फॉल्ट ये था। दूसरा, अली बाबा के साथ इसका पहले एक एसोसिएशन थे और फिर ये कन्फ्लिक्ट हो गया। उसका कन्फ्लिक्ट ये हो गया कि उसको कहता था कि देखें जी हमारे तो मोबाइल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है, हम तो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ना, ज़्यादा प्रॉफिट मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अली बाबा ने कहा कि यार मैं भी काम कर रहा हूँ, कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए। उसने कहा तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं और तुम्हें थपकी दे रहे हैं और तुम्हारी एडवर्टाइजिंग चला रहे हैं, तो एक बड़ा ब्रांड तुम्हारे साथ जुड़ा हो, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, छट पड़ा फट 10 रुपये है, जो अमूमन तरीका होता है सबका है कि यार तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, मुफ्त रोटी मिल रही है, इधर एसी गर्मियों के अंदर चल रहा होता है, पानी जितना मर्जी पियो, तो छट पड़ा, पैसे क्या लेने। तो अली बाबा के साथ उसका कन्फ्लिक्ट हो गया। अली बाबा अलग हो गया, उसने कहा ठीक है लानत भेजता हूँ मैं, चला गया। और उसने कहा ठीक है हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमारा मोबाइल बिक रहा है, और उस वजह से भी उनको इफेक्ट हुआ। और जो तीसरा है उसका मैनेजमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। अब जितने उसके मैनेजर्स थे, जितनी टीम्स थी, उसको उसने डेवलप ही नहीं किया था, उनकी स्किल इन्हेंसमेंट नहीं की, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में इजाफा नहीं किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, और नया टैलेंट नहीं आया। पुराने लोग थे वो चले जा रहे हैं, वो स्लीपर घसीट रहे हैं दफ्तर के अंदर, दफ्तर उन्होंने अच्छे नहीं किए, मॉडर्न नहीं किए, तो मैनेजमेंट इश्यूज़ जो थे वो डेवलप होते चले गए। और वो सेठ था, वो कहता था कोई मसला नहीं है, चल रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे आ रहे हैं ना, तो हमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। मैनेजमेंट इश्यूज़ आ गए। फिर वो समझता था लैक ऑफ कंपटीशन, वो समझता हमारा कंपटीशन ही कोई नहीं किसी के साथ, लिहाजा हमें किसी के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। साथ एक दुकान खुल गई ना अच्छी, छोड़ो परा, बिकेगा हमारा ही। अच्छा, ये गलती हो गई। तो ये 4 चीज़ें जो थी फिक्स हो गई थी उसकी, कि वो समझता था कस्टमर के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं हमें कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। अली बाबा चला गया, चले जाओ लानत भेजो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नुकसान है। मैनेजमेंट से है, उसको तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं। कंपटीशन हमारा है ही कोई नहीं, इससे सस्ता मोबाइल कोई नहीं है, इससे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं, ठीक। अच्छा, ये 4 चीज़ें जो मिल के ना उसने रिजिड कर दिया था उसका, रिजिड, सख्त। ये जो सख्ती है ना उससे उसके बिजनेस को तबाह कर दिया। लिहाजा सर्विसेज के अंदर, कस्टमर सर्विसेज के अंदर ये याद रखें कि आप कोई चीज़ भी बेच रहे हैं आपको रिजिड नहीं होना। ये जो रिजिडिटी है ना, कि आप फिक्स हो गए हैं और आपने फैसला कर लिया कि हमने कोई चीज़ बदलनी नहीं है, ये आपको नुकसान देगा। जैसे इस केस स्टडी का सिर्फ एक नतीजा निकलता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, फ्लैक्सीबल रहा, बी फ्लैक्सीबल, और जो दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं उसको समझें और उसको सीखें, सीखने के बाद उसके साथ कदम मिलाएं। ये नहीं है कि आपको उतार हैं या अल्लाह ताला ने को देवता बना के आपको भेजा हुआ है, या नाउस बिल्ला आप नबी हैं और आपके ऊपर एक मज़हब आ गया है, बस उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये नहीं, ये बिजनेस है जो रोज़ बदलता है, इसके अंदर रोज़ तब्दीली आती है, रोज़ नई चीज़ आती है। और अगर आप रिजिड हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका ख़त्म हो जाएगा बिजनेस। रिजिडिटी और बिजनेस दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे, अल्टीमेटली ये अलग अलग हो जाएं। तो बेहतर ये है कि रिजिड नहीं होना, फ्लैक्सिबल रहना, और नई चीज़ों को कभी ऑफ नहीं करना। आपने देखा है कि दुनिया के अंदर चीज़ें बदल रही हैं, तो हमने कहा कि हम तो नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे।